Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So आज है 31st of January और हम 2025 ईयर के पहले मंथ को जनवरी मंथ को यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं एंड आज हमारे पास बहुत ही अच्छी कुछ न्यूज आई हैं जिनको हम आज कवर करेंगे. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू. आपके जो क्लैट प्रैप जयपुर चैनल है उसका एक यूट्यूब का अलग पेज भी है, प्लस उसमें एक इंस्टाग्राम का पेज है एंड यू हैव अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स आल्सो, टेलीग्राम पे भी. वहां पे वी डेली पब्लिशेस द व्हाट टू रीड सेक्शन. तो उसके अंदर में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन दोस पेजेस आल्सो. तो वहां पे आप जो आपको रीड करना है मॉर्निंग में वो अपलोड हो जाता है, तो आप वहां से देखकर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से जो पर्टिकुलर न्यूज आइटम्स है जो आपको पक्का से रीड करने हैं या जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो विद दिस मैसेज लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस पर्टिकुलर न्यूज एनालिसिस. तो सबसे पहले आज हम हिंदू न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं और उसमें हम सबसे पहले एक पर्टिकुलर एडिटोरियल को देखते हैं एंड द नेम ऑफ द एडिटोरियल इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल श्रीलंकास एथनिक प्रॉब्लम. तो यहाँ पे श्रीलंका में जो एथनिक प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सेटल कर सकते हैं, इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पे आपका ये न्यूज आर्टिकल है. तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है श्रीलंका और तमिलियन इशू, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत ब्रीफ में. तो यहां पे हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी चेक करेंगे. बट बिफोर लेट्स लुक एट द मैप. तो अगर ये इंडिया का आपको डोंट माइंड माय ड्राइंग बट अगर ये इंडिया का सदर्न कोस्ट है, यहाँ पे आपको श्रीलंका दिख जाएगा और श्रीलंका में जो नॉर्थ वाला एरिया है यहाँ पे द एरिया इज जाफना. जाफना इज बेसिकली यू कैन से अ स्टेट इन द श्रीलंकन कंट्री. और जाफना जो है यहाँ पे मेजरली तमिलियंस रहते हैं. एंड आई एम श्योर यू आर स्मार्ट इनफ टू गेस कि भाई तमिलियंस यहाँ ज्यादा क्यों है, बिकॉज तमिलनाडु से ये बहुत नियर बाई है और पहले जो इंडिया था ये भी आपकी ब्रिटिश की कॉलोनी थी. श्रीलंका जिसका नाम पहले था सिलोन. So you should know the name of this country also. श्रीलंका का पहले नाम सिलोन था. तो जो सिलोन था ये भी ब्रिटिश कॉलोनी थी और यहाँ पे ब्रिटिशर्स से एक्सप्लॉइट करने आए थे. तो वो लोग क्या करते थे, तमिलनाडु के अंदर में से चीप लेबर को उठा के, थोड़ी सी चीप भी थी बट स्किल्ड भी थी आपकी प्लांटेशन के अंदर में, यहाँ पे वो जो टी और कॉफी के प्लांटेशंस करते थे. श्रीलंकन टी तो बहुत फेमस है आज भी. तो श्रीलंका के अंदर में टी प्लांटेशंस के लिए बहुत सारी लेबरर्स को, तमिल लेबरर्स को वो यहाँ से तमिलनाडु से उठा के वो श्रीलंका ले गए. विद टाइम यहाँ पे आफ्टर जनरेशंस वो जो पर्टिकुलर तमिलियंस से जो माइग्रेट करके श्रीलंका गए, दे बिकेम रेसिडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली, वो वहीं के ही हो गए. सो यू कैन सी कि नॉर्थ के अंदर में, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ जो आपका श्रीलंका है वहां पे बहुत सारी तमिल पॉपुलेशन रहती है. एंड बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग है वो एक ट्राइबल माइंडसेट का है और जैसे ही कोई हमें दिखता है जिसके साथ हम कुछ डिफरेंस बना सकते हैं, नहीं बना पाते, कोई एक्चुअल डिफरेंस नहीं होता है, अगर एक्चुअल में रेस का डिफरेंस नहीं है, रिलीजन का डिफरेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे नए डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं जैसे इंडिया के अंदर में कास्ट सिस्टम होता है. तो दिस इज बेसिकली अ ट्राइबल माइंडसेट कि जैसे पहले जंगल में हम ट्राइब्स में रहते थे अलग अलग, हर कबीला अपने आप को यहाँ पे सेव करना चाहता, सिक्योर करना चाहता था अगेंस्ट अदर कबीला. तो उसी माइंडसेट के थ्रू यहाँ पे भी जो तमिलियंस थे और जो मेजर पॉपुलेशन है वहां की सिंघलीज बुद्धिस्ट SINHALESE, आई एम श्योर यहाँ पे भी है. सिंघलीज कम्युनिटी जो है, जो मेजर पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है आपकी श्रीलंका की और मेजरली आपके साउथ ऑफ श्रीलंका में वो वहां पे रहती है. उसमें और तमिलियंस के बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए एंड विद टाइम ये जो पर्टिकुलर डिफरेंसेस थे ये वायलेंट भी होना स्टार्ट हो गए. ओके, तो दिस वाज द बेसिक इश्यूज या बेसिक बैकग्राउंड यहाँ पे है. बट बिफोर वी गो इनटू द करंट इश्यूज, यहाँ पे अगर हम एक बार इंडिया श्रीलंका का बेसिक्स भी देख लें तो यू शुड नो दिस कि अगर इंडिया के क्लोजेस्ट नेबर्स की बात करी जाए, स्पेसिफिकली फिजिकल नेबर्स की भी बात करी जाए, तो श्रीलंका इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ इंडिया, नॉट इन द टर्म्स ऑफ लैंड बाउंड्रीज बट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मैरीटाइम बाउंड्रीज. तो मैरीटाइम बाउंड्रीज अगर हम कंसीडर करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में श्रीलंका हमारा क्लोजेस्ट नेबर है एंड इट इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, जिसके साथ इंडिया के सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हम दोनों इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से ही इंडिया के मेजर टाइम में आपके अच्छे रिलेशंस ही रहे. देयर वाज जस्ट फ्यू इंस्टेंसेस जब यहाँ पर रिलेशंस थोड़े खराब हुए होंगे एक दो बार, बट अदरवाइज इंडिया और श्रीलंका के बहुत ही क्लोजली निट और अच्छे रिलेशंस रहे हैं. एंड द रीजन इज कि यहाँ पे वी हैव एंशिएंट टाइज आल्सो, स्पेसिफिकली बिकॉज जो बुद्धिज्म है जो मेजॉरिटी रिलीजन है आपका श्रीलंका का, वो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ था. तो इस वजह से वहां पे रिलीजियस लिंक्स भी हैं आपके. वी हैव हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक आल्सो. तो आपकी जो चोला डायनेस्टी थी, इट वाज वंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वर रूलर्स ऑफ श्रीलंका. तो उस टाइम में भी वी हैव हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस
एज वेल एज रिलीजियस लिंक्स विद बुद्धिज्म ऑल्सो। तो इंडिया श्रीलंका का ये पर्टिकुलर हिस्ट्री रहा है। फिर वी हैव अ शेयर्ड कॉलोनियल हिस्ट्री ऑल्सो, वी बोथ वर कॉलोनीज ऑफ द सेम कॉलोनाइजर्स, ब्रिटिश के, तो इस वजह से कॉलोनियल एरिया में एरा के अंदर में भी वी वर बेसिकली ऑन द सेम साइड, वी वर बेसिकली द विक्टिम्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो उस वजह से भी वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमने अच्छे रिलेशंस करे हैं। ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि तमिल लेबर जो थे उनको लेकर आया जाता था शिलोन के अंदर में प्लांटेशन पे वर्क करने के लिए, बट जब श्रीलंका ने 1948 में इंडिपेंडेंस गेन करी तब टेंशन स्टार्ट हो गई आपके ओवर द स्टेटस ऑफ दीज तमिल्स। तो यहाँ पे जो तमिलियंस आपके एज लेबरर्स लेकर लाए गए थे वो श्रीलंका के ओरिजिनल सिटीजन्स नहीं थे। तो यहाँ पे 48 में जब सिलोन यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है तो पहला क्वेश्चन तो यही आया कि जो तमिलियंस है इनको श्रीलंकन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए या फिर इनको डिपोर्ट बैक कर देना चाहिए, आर दे इलीगल इमिग्रेंट्स टू आवर कंट्री। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर इश्यू जो था इसने बहुत टेंशन रेज करी बिटवीन तमिलियंस एंड सिंगलीज। हाउएवर यहाँ पे इंडिया आल्सो गॉट इन्वॉल्व्ड बिकॉज तमिलियंस वर इन्वॉल्व्ड, और तमिलियंस जो है तमिलनाडु जो स्टेट है दे हैव शेयर्ड एथनिसिटी, तो तमिलनाडु स्टेट जो है वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशराइज कर रही थी, तो प्रेशराइज श्रीलंका टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द तमिल प्रॉब्लम। तो बिकॉज ऑफ दिस 64 के अंदर में 1964 के अंदर में इंडिया और श्रीलंका ने पर्टिकुलर पैक्ट साइन करा, सिरीमावो शास्त्री पैक्ट, सिरीमावो शास्त्री पैक्ट, एंड इसके अंदर में जो सिटीजनशिप का क्वेश्चन था तमिलियंस का उसको सेटल डाउन किया, विच वाज बेसिकली कि जो तमिलियंस आपके श्रीलंका में इंडिपेंडेंस से पहले आ चुके हैं उन सबको यहाँ पे श्रीलंकन सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, तो 64 के अंदर में काइंड ऑफ एक सॉल्यूशन निकला विच वाज बेसिकली कि जो तमिलियंस आपके श्रीलंका में रिसाइड करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो आपकी इंडिपेंडेंस से पहले आ चुके थे, उन सबको यहाँ पे आपकी सिटीजनशिप प्रोवाइड हो जाएगी। However, as I said कि हम ट्राइबल माइंडसेट के हैं, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वापस से यहाँ पे आपके वायलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड 1983 के अंदर में एक बहुत ही बड़ा बहुत ही बेकार इंसिडेंट होता है विच इज बेसिकली श्रीलंका के अंदर में 83 में एंटी तमिल राइट स्टार्ट हो जाते हैं आपके नॉर्थ ऑफ श्रीलंका के अंदर में एंड ईस्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में, एंड इट इज एलिजेड कि वहां पे जो गवर्नमेंट थी श्रीलंकन गवर्नमेंट में जो थी वो यहाँ पे फेल हो गई इनको प्रोटेक्ट करने के अंदर में, एंड यहां से इंडिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है इन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। अभी तक इंडिया सिर्फ श्रीलंका से कोऑर्डिनेट कर रहा था, गवर्नमेंट से सिर्फ यहाँ पे डिप्लोमेसी करी जा रही थी, बट अब इंडिया जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया रिगार्डिंग द तमिलियंस एंड द सिंगलीज इशू। तो एथनिक इशू जो था उसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट आपका 83 के बाद स्टार्ट होता है। सो मच सो कि इंडिया जो है वो 87 में एक अकॉर्ड साइन करता है, एक एग्रीमेंट साइन करता है विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट 1987 के अंदर, एंड दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट, दिस पर्टिकुलर अकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंपली बिकॉज इसके अंदर में श्रीलंका एग्री करता है एक अमेंडमेंट करने में अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम यहाँ पे श्रीलंका को एग्री करा लेते हैं टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कि आप एक अमेंडमेंट करिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 13A। तो ये जो नंबर है, ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बिकॉज सबसे कंट्रोवर्सी जो इंडिया श्रीलंका रिलेशन की वो इसी के अराउंड होवर करती है। अब एग्जैक्टली क्या है ये, तो ये बेसिकली 13A जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, इट बेसिकली वांटेड क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल कि आपके जितने भी ये एरियाज हैं यहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल्स क्रिएट करिए। सो वन प्रोविंशियल काउंसिल वुड आल्सो बी क्रिएटेड इन नॉर्थ ऑफ श्रीलंका। तो जहां पे जाफना जो रीजन है आपका नॉर्थ ऑफ आपका जो श्रीलंका है वहां पे भी एक प्रोविंशियल काउंसिल आपको क्रिएट करनी है जिसके पास में ऑटोनॉमी होगी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग है, इंडिया में भी ऐसे ऑटोनॉमी हम देते हैं ट्राइबल एरियाज को, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो था उसके अंदर में भी हमने कुछ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी थी, उनका सेपरेट फ्लैग था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, सेपरेट क्रिमिनल लॉज थे। तो सिमिलरली यहां पर भी हम उसी टाइप का कुछ तमिलियंस के लिए वहां पे श्रीलंका में क्रिएट कराने के लिए अमेंडमेंट के लिए एग्री हुए थे। हाउएवर द करंट इश्यू इज कि जो पर्टिकुलर 13th अमेंडमेंट है इसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अभी तक भी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया है। इसमें से प्रोविंशियल काउंसिल नहीं और भी कुछ तमिलियंस के लिए बात थी, बट स्पेसिफिकली प्रोविंशियल काउंसिल वाला जो प्रोविजन है उसको अभी तक श्रीलंका ने इंप्लीमेंट नहीं करा है। इस वजह से भी बहुत ज्यादा इश्यूज इंडिया के अंदर, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आते हैं। अब यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है, लिट्टे भी बोला जाता
जाता है इसको कई बार में, बट LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, आई एम श्योर इसका कहीं पे फुल फॉर्म, यस हियर इज द फुल फॉर्म आल्सो, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो ये पर्टिकुलरली इलम का मतलब होता है कंट्री या नेशन, तो तमिल नेशन बनाने के लिए लिबरेशन टाइगर, यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव वाज कि दे वांटेड टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिलियंस स्पेसिफिकली इन श्रीलंका, और इसके लिए ये यहां पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करना स्टार्ट हो गए थे। एंड ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इट केम बिफोर दिस एंटी तमिल राइट्स, इसके आसपास ही इसका बिगिनिंग था, और 87 में दिस वाज वन ऑफ द पार्टी जो इंडिया का सपोर्ट डिमांड कर रहे थे कि यू गो एंड टॉक टू दिस। हाउएवर विद टाइम दे रियलाइज कि यहाँ पे इंडिया जो है वो एक्चुअल में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, एंड दे बिकम एंटी इंडिया, जो लिट्टे था वो एंटी इंडिया बन चुका था, सो मच सो कि दे ट्राइड टू बेसिकली असैसिनेट इंडियन ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग योर इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कई बार एलिमिनेट करने की कोशिश करी गई, एंड दे फाइनली गॉट सक्सेस आल्सो। तो इन्होंने कई बार ट्राई किया था, बट इनको सक्सेस थोड़ा लेट मिली, बट 1991 में दे वर एबल टू असैसिनेट फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बाय LTT सुसाइड बॉम्बर। तो यहाँ पे राजीव गांधी तमिलनाडु के अंदर में वहां पे कैंपेनिंग करने गए हुए थे अगले इलेक्शंस के लिए। ही वाज नॉट द करंट प्राइम मिनिस्टर, ही वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और यहाँ पे ये वहां पे कैंपेनिंग के लिए गए थे, एंड फिर वहां पे एक सुसाइड बॉम्बर ने यहाँ पे उनको हक करने के बहाने से उनको सुसाइड बॉम्ब में उनकी डेथ हो गई थी। एंड इस वजह से भी जो लिट्टे जो था उसका जो थोड़ा बहुत इंडिया सपोर्ट करता था, इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, वो सपोर्ट बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है। और इसके बाद से जो इंडियन और तमिल श्रीलंकन तमिल से उनके बीच में जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इंडिया का, वो कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद 91 में के बाद मेन ईयर जो आता है आपका वो आता है 2009 आता है। व्हाई? बिकॉज यहां पे 91 के बाद जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, इंडियन गवर्नमेंट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिट्टे को सपोर्ट करती थी, एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, वो इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पे देना खत्म कर दिया। एंड यहां पे श्रीलंका को आफ्टर फ्यू इयर्स फ्री हैंड मिल गया टू एलिमिनेट लिट्टे, पूरे LTTE को एंड करने का यहां पे फ्री हैंड मिल गया। एंड फाइनली 2009 के अंदर में जो LTTE है, जो एक बहुत ही पावरफुल यहां पे ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था, उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया विद द किलिंग ऑफ इट्स लीडर। इनके जो लीडर थे उनको मार के, एंड हु वाज द लीडर? इट वाज प्रभाकरन, M प्रभाकरन, ही वॉज अ लीडर। तो इनको मार के इसके बाद से आपका लिट्टे जो था उसका एंड हो गया 2009 के अंदर में। एंड उसके बाद इंडिया सिर्फ पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में ही एंड डिप्लोमेटिकली ही वहां पे तमिलियंस के इश्यूज को रेस कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली द इश्यू यहाँ पे कि अभी तक जो गवर्नमेंट है श्रीलंका की, उसने 13A अमेंडमेंट जो है, 13A जो है उनका आर्टिकल, उसको इंप्लीमेंट नहीं करा है। एंड जब तक ये नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है तब तक इस पर्टिकुलर इश्यू को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि करंटली यहाँ पे बिकॉज नई गवर्नमेंट यहाँ पे आई हुई है, और बिकॉज अभी भी श्रीलंका थोड़ा इकोनॉमिक इश्यूज को झेल रहा है, तो उसको अभी इंडिया के सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू प्रेशराइज श्रीलंका। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही है कि दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू प्रेशराइज श्रीलंका पॉजिटिवली टू इंप्लीमेंट 13A सेक्शन आर्टिकल 13A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट यहाँ पे तमिलियन इशू जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया जाए। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पर्टिकुलर न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। PIL सुप्रीम कोर्ट सीक्स एक्शन अगेंस्ट यूपी ऑफिशियल फॉर कुंभ स्टैम्पेड। सो अभी एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, इट वाज एन अवॉइडेबल डिजास्टर। जब भी कोई ह्यूमन मेड डिजास्टर होता है वो हमेशा अवॉइडेबल होता है, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। तो कुंभ में जो स्टैम्पेड हुआ था, सो वी हैव बीन कमिंग अक्रॉस मेनी आर्टिकल्स, जहां पे आज भी आपके इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है एडिटोरियल में, वेयर इट इज बीइंग आर्ग्यूड कि जहां पर भी क्राउड मैनेजमेंट की बात होती है वहां पे डिजास्टर्स को ऑब्वियसली अवॉइड किया जा सकता है। एंड यूजुअली इट इज सर्टेन नेग्लिजेंस फ्रॉम द अथॉरिटीज, जिस वजह से इस टाइप के स्टैम्पेड्स होते हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक PIL फाइल हुई है। PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वेयर द पेटिशनर इज डिमांडिंग कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक पर्टिकुलर कमिटी क्रिएट करे और यूपी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में एक्शन ले जो अपनी ड्यूटी को निभाने में नेग्लिजेंट थे, और जिस वजह से यहां पे मिनिमम 30 लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। तो ये तो करंट इश्यू हो गया, बट व्हाट एग्जैक्टली इज PIL? PIL होता क्या है इंडियन कोर्ट सिस्टम में? तो PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एंड एज अ नेम सजेस्ट ये ऐसी लिटिगेशन है जो पब्लिक के इंटरेस्ट से कैटर करती है।
तो कोई भी ऐसा केस जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए फाइल किया गया है उसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, जो लीगल एक्शन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीआईएल को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं या ये इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके एक कंसेप्ट होता है जो आप कॉन्ट्रैक्ट में अलग से ही पढ़ोगे, जिसे बोलता है प्रिविटी। कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड प्रिविटी का मतलब सिंपली ये होता है कि जो पर्टिकुलर केस है उस पर्टिकुलर केस में सिर्फ वो ही पार्टीज बन सकते हैं जिनका उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। And I'll explain it with an example कि let's say कि there is a property dispute between two brothers के बीच में property dispute चल रहा है, तो इसके अंदर में उनकी जो बुआ है वो जाके केस फाइट नहीं कर सकती या वो केस फाइल नहीं कर सकती। let's say A and B दो ब्रदर्स हैं और उन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो उनकी जो कोई भी रिलेटिव है, let's say उनकी वाइफ जो है वो उनके बिहाफ पे नहीं फाइल कर सकते बिकॉज उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है। इट इज बेसिकली बिटवीन द ब्रदर्स टू डिसाइड। अगर वो यहाँ पे केस लेकर जाना चाहते हैं तो ओनली उन दोनों के पास में अथॉरिटी है, या फिर जो इंटरेस्टेड पार्टी है सिर्फ उन्हीं के पास में यहाँ पे अथॉरिटी होगा। लेट्स से आपके दो नेबर्स हैं जो फाइट करते रहते हैं, बट आपका उसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अब आप यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते हो कि जो मेरा नेबर ए है ये मेरे नेबर बी को परेशान करता है, तो आप यहाँ पे न्यूसेंस का केस फाइल कर रहे हैं। रिमेंबर, जब तक आप खुद पार्टी नहीं हो, आपको खुद को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आप केस फाइल नहीं कर सकते। हाउएवर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर में ये जो रिक्वायरमेंट होती है, प्रिविटी जो होती है, ये अप्लाई नहीं करती है, विच मींस एनी पर्सन अगर कोई पब्लिक इश्यू इन्वॉल्व है तो वहां पे केस फाइल कर सकता है। एंड इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं एनवायरमेंट के केसेस। सो लेट्स से एनवायरमेंट कहीं लेट्स से आप रहते हैं तमिलनाडु के अंदर में, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है एंड यू बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर कंसर्न अबाउट द वेलफेयर और हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली। तो इसलिए इवन दो यू आर अ रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु, आप दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए आप भी पीआईएल फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो किसी और के बिहाफ पे, किसी और के पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर आप यहाँ पे केस फाइल कर पाओगे। तो मैंने हम यहाँ पे दो तीन केसेस को भी डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट में, टू अंडरस्टैंड कि किस किस केसेस में यहाँ पे पीआईएल फाइल करा हुआ है या सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कोई रिलीफ प्रोवाइड करा है। ठीक है, तो जो ये पर्टिकुलर मैंने आपको प्रिविटी वाला बोला, इसको एक और वर्ड से बोल सकते हो आप, विच इज नोन एज लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी बेसिकली मींस फॉर इट इज द कोर्ट आस्किंग यू व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच यू आर स्टैंडिंग। आप किस बेसिस पे कोर्ट में आए हो, तो जो पर्टिकुलर कंडीशन होती है ये पीआईएल के केस में रिलैक्स हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे एक वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, लेट्स से कि समवन वांट्स टू बाईपास द क्रिमिनल सिस्टम और वो डायरेक्ट जल्दी रिलीफ चाहता है, इसलिए उसने केस को हाइड करके, अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट को हाइड करके पब्लिक इंटरेस्ट करा है, तो वो चीज अलाउ नहीं होगी। देयर शुड एक्चुअल पब्लिक इंटरेस्ट, वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड यस, इट इज अ काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे जो कोर्ट है वो अपने जनरल कोई केस फाइल नहीं कर रहा है, कई बार सुओ मोटो खुद से भी वो केस ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि यहाँ पे एक मेजर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कोई ये बताऊं कि इसका ओरिजिन या एवोल्यूशन क्या है, क्या इंडिया से ही इसका ओरिजिन हुआ है, सो दैट वुड नॉट बी करेक्ट। ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है, ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है। एंड रिमेंबर, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट ना उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पे ये एक इंटरप्रिटेशन के थ्रू, अमेरिकन कोर्ट्स ने भी इंटरप्रिटेशन के थ्रू अपने पर्टिकुलर लॉस के अंदर में उसे इंक्लूड करा है, एंड इंडियन कोर्ट्स ने भी उसको इंटरप्रिटेशन के थ्रू अपने लॉस में इंक्लूड करा है। तो पीआईएल जो थे वो 1970s और 80s में यहाँ पे पॉपुलर हुए थे, एंड द क्रेडिट गोज टू द फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर जज है, इनको फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है, and he is Justice P.N. Bhagwati. Okay, Justice P.N. Bhagwati is the one जिनको father of PIL बोला जाता है इंडिया में, and he was the one जिन्होंने सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसे केसेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर इज अनदर एग्जांपल जिन्होंने पीआईएल्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो दीज आर द टू जजेस जिन्होंने सबसे ज्यादा करा, एंड लेटर ऑन जो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, दे स्टार्टेड टू एक्सेप्ट पीआईएल जहां पर भी लॉजिक रीजन होता है। ठीक है, बट रिमेंबर दिस कि अगर ये जजेस कुछ कर भी रहे इंटरप्रिटेशन में, तो इनको किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को इंटरप्रेट करना पड़ेगा टू शो कि यस, कि कोर्ट्स के पास में यहाँ पीआईएल्स को एक्सेप्ट करने की पावर होती है।
तो यहाँ पे कोर्ट ने लीगल बेसिस क्या बनाया, तो आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट नो दिस कि यहाँ पे एक आपका आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। अब ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये रेस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट पावर से डील करते हैं। बाद में हम रिट्स को पढ़ेंगे कभी, बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट पावर होती है बेसिकली कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, किसी ने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करा है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो कि मेरा यहां फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। एग्जांपल के लिए आपका एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है, विच मींस अगर आपको पॉल्यूशन फ्री एयर नहीं मिलता है, पॉल्यूटेड एयर आपको ब्रीथ करने को मिल रही है, तो आपका राइट टू लाइफ ब्रीच हुआ है, विच मींस आपका एक फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। तो आपको यहां पे अगर रेमेडी चाहिए तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको प्रोटेस्ट करना पड़े गवर्नमेंट को, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में जाके केस फाइल कर सकते हैं, एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आस्किंग द गवर्नमेंट या आस्किंग द कोर्ट टू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मी विद पॉल्यूशन फ्री एयर। ठीक है, तो यहां पे आर्टिकल 32 और 226 मेजर बेसिस हों। इसके अलावा गवर्नमेंट की या स्टेट की और क्या ड्यूटी होती है, तो आर्टिकल 39A है जो ये कहता है कि यहां पे इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। सो अगेन बिकॉज हम यहाँ पे इक्वल जस्टिस देना चाहते हैं, सो इट इज पॉसिबल कि अगर मैं किसी ऐसे पर्सन का यहाँ पे केस लेकर जा रहा हूं जो खुद से कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है, और अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा दूं कि नहीं ये खुद ही केस फाइल कर पाएगा, सो इट वुड बी वेरी रॉन्ग। यहाँ पे जस्टिस जो है वो इनजस्टिस हो जाएगा, जस्टिस नहीं होगा, और यहाँ पे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना भी यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये एक और लीगल बेसिस बन जाता है आपका PIL का। ओके, तो अगर मैं आपको इस बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट PIL केसेस बताऊं, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है जहां पे यू कैन से इसकी बिगनिंग हुई थी, इट इज हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1979 का ये पर्टिकुलर केस है। दिस केस इज फेमस फॉर कंसीडरिंग स्पीडी ट्रायल एज अ फंडामेंटल राइट। तो यहां पे एक PIL फाइल हुई थी जहां पे बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन था जो कई साल से जेल के अंदर में था और उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ था। अब यहां पे जो पर्टिकुलर पर्सन था, एग्जाम्पल के लिए अगर उसके अगेंस्ट में थेफ्ट का केस फाइल था, तो थेफ्ट के केस में 10 ईयर्स का इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम हो सकता है, बट वो जो पर्टिकुलर पर्सन था वो कई साल से 10 साल से ज्यादा से जेल में था, विच मींस कि अगर उसकी ट्रायल कंप्लीट हो जाती, कोर्ट उसे कन्विक्ट कर देता, उसको पनिशमेंट भी करता, तो वो 10 साल से ज्यादा जेल में नहीं रहता। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ पे एक्विट कर दिया और यहाँ पे बोला कि जो स्पीडी ट्रायल है वो भी आपका फंडामेंटल राइट होता है, PIL के थ्रू इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा MC मेहता वर्सेस ऑफ इंडिया। MC मेहता इज बेसिकली एनवायरमेंटल लॉयर, और सिर्फ 86 ही नहीं, इनके 80s में 90s में बहुत सारे आपको ये केस मिलेंगे MC मेहता वर्सेस ऑफ इंडिया, जो बेसिकली एनवायरमेंटल केसेस से डील करते हैं, और जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट के लिए यहाँ पे PILs को अलाउ कराया और यहाँ पे रेमेडी भी प्रोवाइड करी है। Similarly, विशाखा और स्टेट ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर वेरी फेमस केस, जिस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को लेके गाइडलाइंस को लेट डाउन करा था। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो PIL। और एक है आपका PUDR, इट्स एन NGO, PUDR वर्सेस ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लेबर राइट्स को यहां पे रिकॉग्नाइज करा था अंडर PIL। ठीक है, तो यहां पे ये कुछ मेजर केसेस, डू नॉट थिंक सिर्फ 4-5 केसेस हैं, हर साल कई PILs फाइल होती हैं, बट दीज आर सम ऑफ द वेरी फेमस वंस। ओके, क्रिटिसिज्म क्या है PILs का? सो ऑल्दो PIL इज अ गुड थिंग ओवरऑल, बट कोई भी चीज का अगर एक्सेस होता है तो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। तो यहां पर भी जुडिशियल ओवररीच जो है वो PIL में स्टार्ट हो गया, विच मींस जुडिशरी का काम है यहाँ पे जुडिशियल एडजुडिकेशन करना, यहाँ पे उसका काम लॉ को बनाना या लॉ को एग्जीक्यूट करना नहीं है, बट मेनी अ टाइम जो जजेस होते हैं वो ओवररीच कर जाते हैं and they start acting like executive and legislature का काम होता है लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको इंप्लीमेंट करने का, बट यहाँ पे जजेस अपने ऑर्डर्स को पास करके या तो लॉ क्रिएट कर देते हैं या फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच। सेकंड, फ्रिवलस PILs। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर आल्सो कि बहुत बार यहाँ पे एक्चुअल में पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता है, प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, बट उसको आप एक गार्ब में पेश करते हो कि भाई इट्स अ PIL, और यहाँ पे आप अपना जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए PILs फाइल करते हो। एंड थर्ड इज बर्डन ऑन जुडिशरी। ऑब्वियसली यहाँ पे पहले ही केस लॉट बहुत ज्यादा है, यू मस्ट हैव हर्ड कि बहुत सारे केसेस हैं जो आपके बहुत सालों से पेंडिंग हैं, तो उसके अलावा जब ये PILs फाइल होती हैं उस पर्टिकुलर केस में बहुत बार फ्रिवलस PILs फाइल होती हैं, इससे जुडिशरी का बर्डन भी जो होता है वो इंक्रीज होता है। सो यस, दिस इज सम क्रिटिसिज्म ऑफ PIL, बट आई बिलीव कि ओवरऑल अगर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को इंक्लूड किया जाए, सो इट वुड बी अ नेट पॉजिटिव फॉर द इंडियन जुडिशरी।
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो यमुना के ऊपर पे आपके इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों में कुछ न्यूज आर्टिकल्स आए हैं। तो इसका कंटेक्स्ट तो ये है कि केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल, जो अभी दिल्ली में इलेक्शंस हैं, ही इज अ फॉर्मर दिल्ली सीएम। रिमेंबर, ही इज नॉट द करंट सीएम, अतिशी इज द करंट सीएम, बट ही इज अ फॉर्मर सीएम। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो यमुना का जो वाटर उसको पॉइजन कर रही है। ये वाटर जो है ये दिल्ली में आ रहा है और इस वजह से लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्थ इंप्लीकेशंस रेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन करा अरविंद केजरीवाल को कि प्रोवाइड एविडेंस कि आप कैसे कह रहे हैं कि पॉइजनस यहाँ पे वाटर है। सो लेट्स कीप द पॉलिटिक्स असाइड, पॉलिटिक्स से हमें यहाँ मतलब नहीं है। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द यमुना रिवर एक्चुअली। तो क्या यमुना रिवर जो है वो एक्चुअल में क्या पॉल्यूटेड है? आई एम श्योर इसका आंसर आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में जो रिवर्स होती हैं वो पॉल्यूटेड होती हैं या नहीं होती हैं। बहुत सालों से हम गंगा को क्लीन करने की ट्राई कर रहे हैं तो हम उसको क्लीन कर नहीं पा रहे हैं। यमुना जो है वो तो बेसिकली एक ड्रेन वाटर या ड्रेन सिस्टम ही बन चुका है। इसको बहुत सारे लोग रिवर ही नहीं मानते हैं। डॉक्टर एडवाइजेज यू कि आपको यमुना में डिप नहीं करना चाहिए बिकॉज इससे आपको हेल्थ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, सीरियस इंप्लीकेशन, स्किन डिजीज हो सकती हैं, एज वेल एज आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हो सकती हैं बिकॉज इसके अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस इसके अंदर में है अभी आपके। तो यहाँ पे वी नो दिस की है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? यमुना के दिल्ली के अंदर में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, यमुना की दिल्ली प्रॉब्लम्स को हम यहाँ डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो यमुना रिवर एंड पॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट की इशू जो है वो है अमोनिया का कंटेमिनेशन। अब अमोनिया जो है अगर कम क्वांटिटी हो तो बॉडी को सिंपल रैश के थ्रू इंपैक्ट करेगा, बट अगर इसका क्वांटिटी बहुत हाई हो तो यहाँ पे ये बहुत मेजर इश्यूज क्रिएट कर सकता है। स्पेसिफिकली ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, लिवर और किडनी को ये यहाँ पे डैमेज कर सकता है परमानेंटली। सो इस वजह से अमोनिया कंटेमिनेशन जो है ये बहुत खराब होता है। और यहाँ पे प्राइमरी इशू जो है दिल्ली का, यमुना रिवर का दिल्ली के अंदर में, it is the high ammonia concentration and one of the reasons why Arvind Kejriwal is claiming कि यहाँ पे हरियाणा पॉइजन कर रहा है, it is because सोनीपत और पानीपत के अंदर में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पे पॉल्यूशन जो है डायरेक्टली यहाँ पे यमुना रिवर को पॉल्यूट करती हैं, ठीक है। तो बिकॉज वहां से पॉल्यूशन आता है और दिल्ली में एंटर करता है तो पब्लिक के पास में कोई चॉइस नहीं है अपार्ट फ्रॉम यूजिंग दैट पर्टिकुलर वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एंड ब्रीथिंग पर्पज। सो मच सो कि जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें अमोनिया का वो करीब 3 ppm है, 3 पार्ट्स पर मिलियन, 3 ppm लेवल तक का उसके अंदर में पॉल्यूशन है। और जो ट्रीटमेंट प्लांट्स दिल्ली के अंदर में है वो मैक्सिमम 1 ppm अमोनिया कंटेमिनेशन को यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, विच मीन्स कि अगर ये फुल कैपेसिटी पे, प्रॉपर कैपेसिटी भी वर्क कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर अमोनिया कंटेमिनेशन को ये क्लीन नहीं कर पाए। सो यस, इट इज अ सीरियस इश्यू जो आपका हरियाणा के अंदर में हो रहा है। हाउएवर, आई एम नॉट जस्ट ब्लेमिंग द हरियाणा गवर्नमेंट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो पर्टिकुलर डेटा है रिगार्डिंग पॉल्यूशन, तो जब हरियाणा से दिल्ली में करती, यस इट इज अ पॉल्यूटेड रिवर, बट जब ये सेम रिवर दिल्ली को एग्जिट करती है यानी पूरे दिल्ली को क्रॉस करती है, सो इट बिकम्स मोर पॉल्यूटेड। एंड यहां पे एक डेटा ये है कि करीब जो 70% यमुना का जो पॉल्यूशन है वो एक्चुअली दिल्ली के अंदर में कॉज होता है। दिल्ली के अंदर में यानी 70% जो पॉल्यूशन पूरे यमुना रिवर का है उसके लिए दिल्ली जो है वो 70% जिम्मेदार है। 30% में बाकी की आपकी स्टेट्स आती है, विच इंक्लूड्स योर हरियाणा, राजस्थान, योर यूपी, योर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली इज ऑल्सो इज अ कल्प्रिट। वाई सो? बिकॉज दिल्ली के अंदर में भी जो सीवरेज प्लांट्स हैं वो एक तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते, मोर ओवर यहाँ पे बहुत सारे आपके स्लम्स एरियाज हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपका अनट्रीटेड सीवरेज जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है, जिस वजह से पॉल्यूशन। तो एक्चुअली अगर बात करी जाए सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन की तो सबसे जो डेंजरस पॉल्यूशन है और सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का ही है, बोथ फ्रॉम हरियाणा एज वेल एज इन दिल्ली ऑल्सो, दिल्ली के अंदर में भी है। दूसरा है सीवेज डिस्चार्ज, और ये सीवेज डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये आपके दिल्ली की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एंड थर्ड जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, दिस इज द लो वाटर फ्लो। अब ये जो है ये एक आगे जाके सॉल्यूशन भी बन सकता है। सो बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी वो बहुत हाई है, सो वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू इवन फुलफिल द ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट। तो हमने यहाँ पे जो रिवर फ्लो कर रही है उसमें बैरेजेस क्रिएट करे हुए हैं टू स्टॉप द वाटर फ्लो। इस वजह से क्या होता है, यमुना का जो वाटर का स्पीड है, फ्लो का जो स्पीड है वो यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है। एंड बिकॉज स्लो डाउन हो जाता है सो रिवर की इनहेरेंट क्लीनिंग कैपेसिटी है, रिवर को खुद को क्लीन रेजुनेट करने की खुद की कैपेसिटी है, वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड एक्चुअल में साइंटिस्ट ने बहुत इजी सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करा यमुना को क्लीन करने का, कि यहाँ पे जो ये लो वाटर फ्लो है इसको एटलीस्ट जो मिनिमम
एनवायरमेंटल फ्लो रिक्वायर्ड होता है रिवर को रिजनरेट करने के लिए, इतना कर दीजिए, रिवर अपने आप को भी क्लीन करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो दीज आर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। एंड यहाँ पे सिंपल सा सॉल्यूशन एक दिया हुआ है कि अगर आप मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो मेंटेन करते हैं तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक बहुत इजी सॉल्यूशन निकाल के सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वी वांट एन इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। अगर यहाँ पे स्टेट के अंडर में होगा तो यहाँ पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा। दे माइट इवन फर्स्ट द नंबर आल्सो टू से कि हम नहीं कर रहे, दूसरा स्टेट कर रहा है। सो वी नीड अ इंडिपेंडेंट एज वेल एज अ ट्रांसपेरेंट वाटर क्वालिटी मैकेनिज्म्स, जिससे हम एक्चुअल वाटर का पॉल्यूशन लेवल है उसको यहाँ पे मेजर कर सकें। एंड देयर शुड बी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। तो ये ही एक बड़ा इश्यू होता है कि बिकॉज इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं होता है, इसीलिए इस टाइप से आप रिवर को पॉल्यूट कर पाते हो। एंड वी नीड कोऑपरेशन बिटवीन बेसिन स्टेट्स आल्सो। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दीज आर द बेसिन स्टेट्स जहां से यमुना या उनकी ट्रिब्यूटरी फ्लो होती है। यमुना एज वेल एज देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लो फ्रॉम दीज पर्टिकुलर रिवर, उनको बेसिन स्टेट्स कहा जाता है। रिमेंबर, बेसिन स्टेट सिर्फ वो नहीं होती जहां से यमुना फ्लो करती है, यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जहां से फ्लो होती हैं वो सब बेसिन स्टेट्स में आती हैं। तो अगर ये भी कोऑपरेट करे तो हम कुछ सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि स्टेट्स काम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं बट बहुत स्लो है और ब्लेम गेम बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद के अंदर में, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं उनको यहाँ पे उसको डाइवर्ट करने के लिए हम यहाँ पाइपलाइन का एक पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे, पाइपलाइंस बनाएंगे, वो अब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुए। यहाँ पे एनजीटी है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको आप इंडिया का एनवायरमेंट कोड बता सकते हो, उसने यमुना मॉनिटरिंग कमेटी को यहाँ पे एस्टैब्लिश करा है, बट इसी ने भी अभी तक कोई प्रॉपर एक्शन यहाँ पे नहीं लिया है। सो अभी तक यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है और इस वजह से जो एक्चुअल दिल्ली की पॉपुलेशन है, दिल्ली की जो पब्लिक है, उसको यहाँ पे सफर करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द पुअर वाटर क्वालिटी। ओके, तो ये कुछ गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, चैलेंजेस हैं और ये कुछ एनवायरमेंटल फ्लो एंड फ्यूचर सॉल्यूशंस हैं जिसके थ्रू हम शायद यमुना का कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स टू एम्प्लॉय टारगेटेड कंटेनमेंट टू स्टॉप लेप्रोसी ट्रांसमिशन। तो साइंस सेक्शन जो हिंदू पेपर का है उसमें ये पर्टिकुलर आर्टिकल आया। अगेन आई हैव ऑलवेज एडवाइज माय स्टूडेंट्स कि आप साइंस सेक्शन को स्किप मत करें, उनको भी रीड करें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लेप्रोसी ट्रांसमिशन को लेके आपके एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया है, तो रिमेंबर दिस, आपके एग्जाम में जो डिजीजेस होती हैं, वायरस बैक्टीरिया होते हैं, उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, पैसेजेस आते हैं और उन पे आपको क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। और उसी में एक इंपॉर्टेंट डिजीज जो इंडिया ऑल्दो एलिमिनेट कर चुका है बट इट स्टिल फाइंड्स केसेस। तो अगर मैं एलिमिनेशन कह रहा हूं तो मैं कैसे कह रहा हूं कि भाई एलिमिनेशन मतलब तो खत्म होता है, तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इंडिया में भी केसेस मिलते हैं? बिकॉज एलिमिनेशन की डेफिनेशन कुछ और होती है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज लेप्रोसी? सो लेप्रोसी जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इट्स अ क्रॉनिक डिजीज जो एक पर्टिकुलर पर्सन को थ्रू अ बैक्टीरिया होती है। रिमेंबर, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। तो एक सिंपल क्वेश्चन तो यही आता है, कोई भी डिजीज है वो बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, पैथोजन से होती है, किस पैथोजन से होती है ये पूछा जाता है। तो ये कॉज होती है बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, सो दैट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, और ये बेसिकली इंपैक्ट कहां करता है? स्किन को करता है, नर्व्स को करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आईज को करता है। इससे आप ब्लाइंड भी हो सकते हो, आपको यहाँ पे आपके लंग्स की कैपेसिटी इंपैक्ट होती है, आपकी नर्व्स जो होती है वो डैमेज हो सकते हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पे डिसेबल हो सकते हो। और स्किन को भी ये सबसे ज्यादा इफेक्ट स्किन को ही करता है, तो आपकी स्किन जो है गलने लग जाती है। हिंदी में इसे कोड कहा जाता है, कोड की बीमारी कहा जाता था, अब इसे हम बहुत हद तक एलिमिनेट कर चुके हैं। एंड बिकॉज ये इन्फेक्शियस डिजीज है, तो अगर किसी पर्सन की लेप्रोसी हो तो प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट करने से ये पर्टिकुलर डिजीज स्प्रेड हो सकती है। एंड इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेना पड़ेगा, मदर टेरेसा, और इनकी जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी थी कोलकाता में, शी वाज प्राइमरी इन्वॉल्व विद लेप्रोसी पेशेंट्स ओनली। तो लेप्रोसी पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए ही वो यहाँ इंडिया में बहुत फेमस थी। लेप्रोसी स्टेटस क्या इंडिया में? सो रिमेंबर, वी हैव बीन एबल टू एलिमिनेट लेप्रोसी। जो लेप्रोसी उसको हम एलिमिनेट कर चुके हैं एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2005 में हम इसे एलिमिनेट कर चुके हैं। ग्लोबली इसे 2000 में एलिमिनेट कर दिया गया था और इंडिया में 2005 में इसको एलिमिनेट कर दिया है। अब एलिमिनेशन का मतलब
खत्म तो होता ही है, बट अगर WHO की डेफिनेशन देखी जाए तो एलिमिनेशन का यहां मतलब होता है कि अगर किसी भी कंट्री में एक से कम केस आ रहा है फॉर एवरी 10,000 पीपल, अगर कहीं पे 10,000 लोग में एक से भी कम केस आ रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर डिजीज जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। सो द इश्यू इज कि एलिमिनेशन मतलब ये नहीं है केस ही नहीं आ रहे, बट अब बहुत कम केस आ रहे हैं कि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। हाउएवर इंडिया में अभी भी बड़ी प्रॉब्लम है, सो मच सो कि इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आता है आपके, ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया जो टॉप 3 बनाते हैं। एंड यहाँ पे आज भी जो आपका वेट है इस पर्टिकुलर डिजीज का, जो बर्डन है, इट इज स्टिल अराउंड 10,000 केसेस पर ईयर, एटलीस्ट 10,000 केसेस पर ईयर आपके ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया में आते हैं। और यहाँ पे 5 इंडियन स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा आपका लेप्रोसी प्रेवलेंस है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, सो आंसर इज गोइंग टू बी महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा लेप्रोसी जो है वो आपके आज भी महाराष्ट्र के अंदर में है, ठीक है। तो बिकॉज लेप्रोसी है तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स भी लिए, सो मच सो कि बिकॉज 2005 में हमने एलिमिनेट करा है तो हमने कुछ यहाँ पे एक्शंस करे होंगे। सो सबसे पहले हमने करा था नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर में हमने अर्ली डिटेक्शन के लिए यहाँ पे आपके डायग्नोस्टिक सेटअप करे रिमोट एरियाज के अंदर में। वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट एंड वी ऑल्सो प्रोवाइडेड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। और हमने सबसे इंपॉर्टेंटली अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करे टू रिड्यूस स्टिग्मा, क्योंकि यहाँ पे स्टिग्मा बहुत ज्यादा है तो कोई भी उनके पास ही नहीं आना चाहता, तो इस वजह से अवेयरनेस कैंपेन भी रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद हमने इसको कंप्लीटली एंड करने के लिए 23 का एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान करा है, जिसमें हमारा गोल है देयर शुड बी जीरो ट्रांसमिशन बाय 2027। बिकॉज इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज, हम एलिमिनेट तो कर चुके हैं, बट बिकॉज देयर आर स्टिल केसेस वी वांट कि अब जीरो ट्रांसमिशन होना चाहिए सो दैट इट कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। एंड इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वेब पोर्टल लॉन्च करा, निकुष्ट 2.0। निकुष्ट करके आपका एक पर्टिकुलर पोर्टल है जहां पे आप जितना भी डेटा होता है इसके रिगार्डिंग लेप्रोसी का वो आपको प्रोवाइडेड होगा। एंड मोर ओवर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ 3 ड्रग रेजिमेन, यानी एक नहीं 3 ड्रग्स दिए जाते हैं और उनको अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो इसको प्रॉपरली एंड फुली यहाँ पे क्योर किया जा सकता है लेप्रोसी को, ठीक है। ग्लोबल लेप्रोसी स्टेटस क्या है, तो एलिमिनेट 2000 में, रिमेंबर इंडिया में 2005 में हुआ है, ग्लोबली 2000 में ही हो चुका था, बट स्टिल इंडिया, ब्राजील और इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा आपके केसेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं आपके लेप्रोसी के अंदर में, डिलेड डायग्नोसिस, बहुत बार डायग्नोसिस में डिले हो जाता है, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में, पुअर एरियाज में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो लेट होता है, आफ्टर अ पॉसिबल डिसेबिलिटी होता है। सेकेंड इज सोशल स्टिग्मा जो है वो आज भी अटैच्ड है, सो वी स्टिल नीड मोर अवेयरनेस फॉर इट। थर्ड इज लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस इन रिमोट एरियाज। तो आई टोल्ड यू कि लेप्रोसी जो है बैक्टीरिया कंटेमिनेशन जो है वो आपको पुअर एरियाज में, रिमोट एरियाज में ज्यादा मिलेगा, तो वहां लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस की वजह से भी लेप्रोसी जो है इसको इरेडिकेट करने में इश्यूज आ रहे हैं। एंड ड्रग रेजिस्टेंस कंसर्न्स आर आल्सो देयर, व्हिच इज बेसिकली कि बहुत पर्संस में जो लेप्रोसी है वो थोड़ा सा और भी सीवियर फॉर्म हो जाता है, और जिस वजह से ये जो 3 ड्रग रेजिमेन है ये फंक्शन नहीं करते, ठीक है। तो ये इसके चैलेंजेस हैं, तो सिंपली चैलेंजेस को आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है। चैलेंजेस को अगर हम यहाँ पे रिजॉल्व कर दें सो दैट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर योर लेप्रोसी इरेडिकेशन। फॉर एग्जांपल डिलेड डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस अर्ली करिए, लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस है, हेल्थ केयर एक्सेस को बढ़ाइए, सोशल स्टिग्मा अटैच है तो अवेयरनेस कैंपेन करिए, और ड्रग रेजिस्टेंस कंसर्न है तो यहाँ पे अगेन अवेयरनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एज वेल एज वी वांट कि जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन इंपैक्टेड है उसको यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है रिगार्डिंग द कोर्स स्ट्रक्चर, कि जो कोर्स है आपको, जो मेडिसिन का कोर्स लेना है उसको किस तरीके से लेना है, क्या करना है, उसका अगर उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है तो हम इसको फाइनली इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग लेप्रोसी इरेडिकेशन। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, छोटी सी न्यूज है, शुभांशु शुक्ला टू पायलट नासास एक्सियोम 4 मिशन टू ISS। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आपकी एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, एक्सियोम करके एक पर्टिकुलर USA की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, एंड इसका प्रोबेबली आगे जाके ये स्पेस टूरिज्म इन्वॉल्व होगी। एंड करंटली यहाँ पे ये अपना स्पेसक्राफ्ट भेज रही है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट भेज रही है थ्रू इट्स एक्सियोम 4 मिशन। तो इससे पहले 3 मिशन और हो चुके इनके सक्सेसफुल, और ये 4th मिशन है। ये स्पेस एक्स का जो आपका फैल्कन 9 रॉकेट है
उसके थ्रू जाएगा। एंड इसमें एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी यहाँ पे जाएंगे, हुज नेम इज शुभांशु शुक्ला। एंड यू शुड नो दिस कि ये यहाँ पे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ, ही इज वन ऑफ द क्रू मेंबर ऑफ द गगनयान मिशन। तो गगनयान जो मिशन है आपका, प्रोस्पेक्टिवली हम 25-26 में उसको सक्सेसफुली सेंड कर पाएंगे। उसमें आपके 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं उसमें, जिसमें से एक शुभांशु शुक्ला है और इसी एक्सियो मिशन के लिए बैकअप पायलट हैं आपके प्रशांत नैयर। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नैयर और शुभांशु शुक्ला दोनों, शुभांशु शुक्ला इसमें प्राइमरी पायलट है और बैकअप पायलट प्रशांत नैयर है, बालकृष्ण नैयर हैं। इसके अलावा 2 पर्सन्स और हैं। तो ये आपको बताना है मुझे कि गगनयान जो आपका मिशन है उसके 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम क्या हैं। 2 मैंने आपको बता दिए, 2 नाम आपको अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो शुभांशु शुक्ला जो है ये पायलट करेंगे नाक्शा के एक्सियम 4 मिशन को, जो आईएसएस में जा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहा है। यहाँ पे 14 डेज का यहाँ पे वो स्पेस के अंदर में रहेंगे और यहाँ पे व्हाटएवर लर्निंग्स ही गेट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मिशन, ये हम गगनयान मिशन के अंदर में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम ही वुड ऑल्सो गेट एक्लिमेटाइज टू स्पेस वेदर एक्सेट्रा। तो ये भी हमारे लिए जो गगनयान मिशन होगा उसके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो इट्स अ स्मॉल अपडेट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एडाई कैप्स एल्डर्स हेल्थ कवर स्पाइक। तो यहाँ पे आपकी जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है एडाई, उसने एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया है विच इज बेसिकली कि जो सीनियर सिटीजन्स का यहाँ पे इंश्योरेंस होता है, उसमें आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी वो क्या कर रही थी कि आपको अगर इंश्योरेंस लेना है आपको हर साल प्रीमियम पे करना है सो दैट आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहे, विच इज बेसिकली द पेमेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। तो यहाँ पे जो हेल्थ प्रीमियम आप पे कर रहे हो सीनियर सिटीजन्स के केस में, वो हर साल विद द इंक्रीज इन एज वो पर्टिकुलर प्रीमियम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करा जा रहा था। इन सम केसेस 20%, 30%। सो फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक साल 10,000 रुपए दे रहे हो तो नेक्स्ट ईयर 30% इंक्रीज करके आपसे 13,000 रुपीज हो, और अब नेक्स्ट ईयर फिर 30% कर दिया जाएगा तो फिर से आपको और पैसा देना पड़ेगा। तो इस वजह से एडाई ने यहां पे क्या करा है, उस पे कैप लगा दिया है कि आप हर साल 10% से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हो। प्रीमियम जो होगा सीनियर सिटीजन के केस में वो 10% से इंक्रीज नहीं होगा। अब पहली चीज तो ये कि सीनियर सिटीजन कौन होता है इंडिया में, तो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। सो ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन एज ओनली। तो अगर कोई पर्सन 60 ईयर्स अबव है तो उसे सीनियर सिटीजन बोला जाता है। 60 ईयर प्लस इज अ पर्सन जो सीनियर सिटीजन यहाँ पे काउंट होता है। और यहाँ पे एडा ने क्या बोला है कि यहाँ पे आप 10% से ज्यादा उनका प्रीमियम इंक्रीज हर साल नहीं कर पाओगे। अब एडा की बात आ रही है तो एडा को हम एक बार देख लेते हैं। एंड अगर आपको एडा का फुल फॉर्म पता है तो इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत सिंपल है। इट्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड इसके नाम में ही इसका काम छिपा है, विच इज बेसिकली इसका काम है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना। इंश्योरेंस के अंदर में जितने भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं उनको रेगुलेट करना, इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पे डेवलप करना। दैट इज द मेन जॉब ऑफ एडा यहां पे। ठीक है, 1999 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था अंडर एडा एक्ट ऑफ 1999, यानी इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी जो पॉलिसी ले रहे हैं इंश्योरेंस की उनको यहां पे प्रोटेक्ट करना, एज वेल एज इंश्योरेंस सेक्टर को यहां पे ग्रोथ प्रोवाइड करना। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, पहला तो है रेगुलेशंस फ्रेम करना इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, जैसे ये। दूसरा लाइसेंसेस और रेगुलेट करना कि भाई कौन कौन इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है, उसका लाइसेंस भी तो होगा। थर्ड इज फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ इंश्योरर्स, कि यहाँ पे जो इंश्योरर्स हैं उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस भी होनी चाहिए। एंड मॉनिटर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रीमियम रेट्स, यहाँ पे जो प्रीमियम रेट्स है इसी को तो ही यहाँ रेगुलेट किया जा रहा है। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एडा ओनली। तो बहुत बार सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि एडा का फुल फॉर्म बताइए, एडा स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, किस टाइप की बॉडी है, किस ईयर में ये पर्टिकुलर बॉडी को क्रिएट किया गया था, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स अबव होते हैं। मेजर इश्यूज क्या होते हैं सीनियर सिटीजन की हेल्थ पॉलिसी में, तो सबसे पहले तो यही होता है कि प्रीमियम इंक्रीज किया जाता है। उसके अलावा बिकॉज ओल्ड एज है तो यहाँ पे कोई भी अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम अ 62 ईयर ओल्ड पर्सन और मैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं और मुझे पहले से डायबिटीज है तो डायबिटीज की जो आपकी कंडीशंस हैं उसके जो इलाज हैं उसको उसमें प्रोटेक्ट किया नहीं जाता है। थर्ड इज लिमिटेड कवरेज होता है और वेटिंग पीरियड्स होते हैं, विच मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 62 का और मैंने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसमें मेरे पास 2 साल 3 साल का वेटिंग पीरियड होगा कि 3 साल बाद जाके आप इस हेल्थ प्रीमियम को यूटिलाइज कर पाओगे, और लिमिटेड मेरा कवरेज भी होगा।
ठीक है, तो ये इश्यूज यहाँ पे होते हैं, बट गवर्नमेंट भी जो है वो खुद से भी कुछ स्कीम्स लेकर आई है। जैसे एक तो बहुत ही फेमस है आयुष्मान भारत स्कीम, जिसका एक्चुअल नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी को ही हम आयुष्मान भारत कहते हैं। इसमें 5 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट, यानी जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन होता है वहां पे 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का आपको इंश्योरेंस मिलता है। और इसके अंदर में लास्ट ईयर ही आपके सीनियर सिटीजन जो है उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। सो इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन, आपको भी 5 लाख पर फैमिली का, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम लेवल, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इकोनॉमी वीकर सेक्शन से हो, आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड होगा। सिमिलरली एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जो सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, बट बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पर्सन है उनके जो 30,000 रुपीज का जो पर्टिकुलर कवरेज होता है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में, बीमा के अंदर में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग योर हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया हेडिंग टू मिडिल इनकम ट्रैप, 50% ऑफ पीपल लिव ऑन 150 रुपीज अ डे एज पर कांग्रेस। तो कांग्रेस ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने एक पर्टिकुलर डेटा के थ्रू बताया है कि इंडिया में जो अराउंड 50% पॉपुलेशन है उनकी जो डेली वेज है, डेली सैलरी है, वो लेस देन 150 रुपीज है। एंड यहां से ये शो हो रहा है कि इंडिया जो है वो शायद एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म आती है मिडिल इनकम ट्रैप। ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या है ये समझना थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि न्यूज़पेपर रीडिंग आप सिर्फ जीके के लिए नहीं करते हैं, जीके के लिए तो कर ही रहे हैं, बट इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पे रीजनिंग और इंग्लिश में भी आपका पर्टिकुलर यहाँ पे पैसेज आ सकता है। तो अगर आपको मिडिल इनकम ट्रैप पता है तो आपको ये सॉल्व करना है, ये इस टाइप के पैसेजेस को आंसर कर पाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या है, तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक विच इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कंट्रीज को ग्रुप में क्लासिफाई करता है। यहाँ पे कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, और यहाँ पे कंट्रीज को 4 ग्रुप में डिवाइड करा हुआ है, या तो आप लो इनकम हो, या आप लोअर मिडिल इनकम हो, या आप अपर मिडिल हो, या आप हाई इनकम हो, डिपेंडिंग कि वहां पे पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर जो टोटल यहाँ पे जीडीपी है कंट्री की, उसको मैं पॉपुलेशन से डिवाइड करता हूं तो मुझे पर कैपिटा इनकम मिल सकती है यहाँ पे। तो अगर मेरी पर कैपिटा इनकम जो है वो लेस देन $1,135 है तो मैं एक लो इनकम कंट्री में रहता हूं। अगर मेरी पर्टिकुलर इनकम इससे ज्यादा और $4,465 से कम है तो मैं एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री हूं। अगर मेरी 4,460 ज्यादा है एंड अप टू $13,845 है तो मैं एक अपर मिडिल इनकम कंट्री हूं। और अगर मेरी पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम मोर देन $13,000 है तो मैं एक हाई इनकम कंट्री में रहता हूं। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि आपका लेवल कौन सा है। एंड करंटली इंडिया जो है वो अभी लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में फॉल करता है। करीब करीब इस पर्टिकुलर रेंज में हमारी इनकम आपकी ले डाउन करी जाती है। ठीक है, अब यहां पे ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? सो इट इज बेसिकली अ थ्योरी जो ये कहती है कि बहुत सारी कंट्रीज जो लो इनकम होती हैं वो लो इनकम से लोअर मिडिल या लोअर मिडिल से अपर मिडिल में तो क्रॉस कर जाती हैं, बट बिकम्स वेरी हार्ड टू बिकम अ हाई इनकम कंट्री। एंड इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन भी है और एक आपका इकोनॉमिक रीजन भी है। एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक रीजन एंड लॉजिकल रीजन, कि जब आप एक लो इनकम कंट्री होती है विच मींस पॉपुलेशन की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ही लो होते हैं, यू आर बेसिकली अ पुअर कंट्री। और यहाँ पे बिकॉज यू आर अ पुअर कंट्री, यहाँ पे जो लेबर की रेट्स होती है, स्किल लेवल कम है तो लेबर की रेट जो होती है, वेजेस जो होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। तो इस वजह से बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो चीप रेट्स के ऊपर अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वो भी अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं आपकी कंट्री में। विद टाइम जब आपका वेजेस लेवल जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यू बिकम अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री, आप एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आ जाते हो। और अब जो आपकी वेज रेट्स है वो थोड़ी सी हाई हो चुकी है, विच मीन्स कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आपकी कंट्री में तब तक ही फैक्ट्री को वहां पे सेटअप रखेगा जब तक उसको कोई और लो इनकम कंट्री नहीं मिलती है जहां पे वो सेम काम सस्ते में करा सकता है। तो जब तक उसे नहीं मिल रही तब तक तो आपकी इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी कंपनी को दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देगा। एंड नाउ यू हैव टू एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज जहां पे आपको थोड़ी बेटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए।
और यहाँ पे इशू क्या होता है कि जब आप लो इनकम से लोअर मिडिल इनकम में आते हो, सो बिकॉज ऑफ योर लो वेज रेट्स आपके पास यहाँ पे काम होता है। बट जब आप यहाँ पे कंपीट करना स्टार्ट करते हो विद इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री, टेक्नोलॉजी के ऊपर पे आप कंपीट करते हो, तब आप इनको बीट नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रोडक्शन हाई इनकम कंट्रीज में हो रहा है, वो लोअर मिडिल इनकम में शिफ्ट नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम जो पर्टिकुलर लोअर मिडिल इनकम की इंडस्ट्रीज थी, वो किसी लो इनकम में जाके शिफ्ट हो रही है। एंड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। चाइना जो था वो एक लो इनकम कंट्री था, जस्ट लाइक इंडिया, बट वो लोअर इनकम से अब अपर मिडिल में आ चुका है, अपर मिडिल में, एंड मैनी बिलीव कि वो हाई इनकम कैटेगरी में भी फॉल कर चुका है। अब यहाँ पे जब तक चाइना लो इनकम कंट्री में था, तो तब तक सारी मैन्युफैक्चरिंग यूएस की, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की आपकी चाइना में शिफ्ट हो रही थी। बट अब वो जब लोअर मिडिल और अपर मिडिल में आ चुका है, तो वहां पे वेज रेट्स हाई हो चुकी हैं। इस वजह से बहुत सारे जो वेस्टर्न इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो अपनी फैक्ट्रीज को चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं टू लो इनकम कंट्रीज लाइक वियतनाम, योर बांग्लादेश, एंड इंडिया इज एक्चुअली इंडिया आल्सो हैज मच लोअर प्राइसेस कंपेयर टू चाइना। तो ऑल्दो इंडिया लोअर मिडिल में, बट यहां पर भी उसके पास में ऑप्शंस थे। हाउएवर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इंडिया ने उस चीज को यहाँ पे कैप्चर नहीं करा, और आपकी जो पर्टिकुलर फैक्ट्रीज हैं वो चाइना से शिफ्ट हो गई हैं आपके बांग्लादेश और वियतनाम में। तो यहाँ पे उनको यहाँ का फायदा मिल रहा है। इंडिया के साथ इशू क्या आ रहा है कि इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, तो वेजेस भी थोड़ी सी हाई हो चुकी हैं, तो कंपीट करने के लिए लो इनकम कंट्रीज भी हैं। बट इंडिया के अंदर में इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हाई इनकम से कंपीट कर। एंड इस वजह से बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं ग्लोबली कि वो लो इनकम से तो बहुत जल्दी मिडिल इनकम में आ गए, बट मिडिल इनकम के ट्रैप को वो बीट नहीं कर पा रहे, वो यहां पे स्टक हो चुके हैं। एंड सम एग्जांपल्स आर ब्राजील, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड एंड मैक्सिको। ये उन कंट्रीज के एग्जांपल हैं जो 70s के 80s के टाइम में वो मिडिल इनकम कंट्रीज बन चुके थे, बट अब मिडिल इनकम से इवन आफ्टर 50-60 इयर्स वो मिडिल इनकम ट्रैप को बीट नहीं कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम वी हैव सम एग्जांपल जिन्होंने इसको स्केप भी करा है। सो डू नॉट थिंक कि मिडिल इनकम ट्रैप में आप फंस गए तो आप ट्रैप्ड ही रहोगे। अगर आप प्रॉपर आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक एक्शंस लेते हो, तो आप इस पर्टिकुलर ट्रैप को बीट भी कर सकते हो। एंड वी हैव सम वेरी गुड एग्जांपल ऑफ साउथ कोरिया, ताइवान एंड सिंगापुर। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि अगर आप इन कंट्री के साइज देखोगे तो दीज आर वेरी स्मॉल कंट्रीज, ठीक है, जो स्केप कर पाए हैं। लार्ज कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील इज इक्विवेलेंट टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट लेवल आल्सो। तो ये स्केप नहीं कर पा रहे हैं, बट ये क्यों कर पाए? स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। सो दैट इज द प्राइमरी रीजन कि कोई कंट्री मिडिल इनकम ट्रैप को यहाँ पे आपका बीट कर पाता है। ठीक है, होता क्यों मिडिल इनकम? स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, लैक ऑफ इनोवेशन, वीक इंस्टीट्यूशंस एंड इनएफिशिएंट गवर्नेंस। तो अगर इंडिया के अंदर में भी ये पर्टिकुलर इश्यूज रहे, जैसे इंडिया अगर अभी भी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को इंक्रीज नहीं कर पाता है, अगर यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ होती है, व्हिच मींस ग्रोथ तो हो रही है बट जॉब्स नहीं इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम है, लो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है जो इंडिया की बड़ी प्रॉब्लम है, स्किल गैप है, व्हिच मींस कि जो पर्टिकुलर ग्रेजुएट्स पास होके आ रहे हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, जो फैक्ट्री की, जो पर्टिकुलर मार्केट की डिमांड है वो स्किल्स आपके पास है ही नहीं, और ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिसी इनएफिशिएंसीज भी हो तो भी आप करोगे। तो अगेन ये इश्यूज हैं, अगर इनको हम रिजॉल्व कर लें तो हम यहां पे मिडिल इनकम ट्रैप को भी बीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिलैक्सेस कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ एड हॉक जजेस टू हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज टर्म्स फॉर अपॉइंटमेंट, रिटार्ड्स टू क्लियर हाई कोर्ट बैकलॉग। तो ये न्यूज भी पहले की है, उसी का ही अपडेट चल रहा है यहाँ पे। तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों में न्यूज कवर हुई है आपकी। सो बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट्स के अंदर में बिकॉज हाई पेंडेंसी है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा है, कंडीशंस को ईज आउट करा है जो आर्टिकल 224A में प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है एड हॉक जजेस को अपॉइंट करना इन हाई कोर्ट, एड हॉक जजेस को अपॉइंट करना इन हाई कोर्ट। और यहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने बिकॉज पेंडेंसी हाई हो रही है, एड हॉक जजेस को अलाउ कर दिया अपॉइंट होने के लिए, ऑल्दो जो कंडीशंस होती है एड हॉक जजेस को अपॉइंट करने की वो फुलफिल नहीं हो रही। तो इसमें दो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि जो पर्सन को आप जज अपॉइंट कर रहे हो वो क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज। एंड यूजुअली यहाँ पे जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होते हैं उनको यहां पे अपॉइंट किया जाता है। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि ये पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने केस में लिखी थी लोक प्रहारी में कि यहां पे आप एड हॉक जजेस तभी अपॉइंट करोगे कि जो वैकेंसी है वो 20%
जो वैकेंसी है उससे ज्यादा है, विच मीन्स कि कोर्ट के अंदर में जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ जजेस अगर 100 जजेस होने चाहिए थे, मोर देन 20 यानी एटलीस्ट 70, मतलब मिनिमम 75 जजेस कम से कम होंगे, यानी 25 या 30 वैकेंसी होगी तभी आप कर पाओगे। यानी अगर 20% से कम वैकेंसी यानी 10% ही सीट्स वैकेंट है तो आप जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को यहाँ रिमूव कर दिया एंड दैट इज बिकॉज कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे पेंडेंसी हो रही है। सो रिमेंबर दिस, आर्टिकल 224 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो या तो आप प्रीवियस उसमें जाएंगे 27th का आई थिंक वो न्यूज एनालिसिस जिसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस करा है। तो अपडेट इज दिस ओनली कि जो कंडीशन है 20% वाली इसको रिमूव कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, INSV तारिणी क्रॉसेस मोस्ट रिमोट पार्ट ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे आपकी दो ब्रेव आपके सोल्जर्स हैं, दो ब्रेव नेवी ऑफिशियल्स हैं। एक तो है आपके, उनका नाम है दिलना के एंड सेकेंड इज रूपा ए। तो ये दो आपके नेवी ऑफिशियल कमांडर्स हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर्स हैं, जो बेसिकली एक पर्टिकुलर मिशन पे गए हैं जिसका नाम है नाविक सागर परिक्रमा। और ये सेकेंड एडिशन है, एक बार पहले भी हम ये कर चुके हैं, नाविका सागर परिक्रमा, जिसमें ये ग्लोब को यहां पे सरकम नेविगेट करेंगे। सरकम नेविगेट यानी पूरा जो अर्थ है उसका चक्कर काटने गई है, दोनों की दोनों, दिलना के एंड रूपा ए, और ये ट्रैवल कर रही है INSV तारिणी में। सो INSV स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप वेसल, इंडियन नेवल शिपिंग वेसल तारिणी है, जिसमें ये पर्टिकुलरली दिलना के एंड रूपा ए जो है नाविक सागर परिक्रमा के अंदर सेकेंड एडिशन के अंदर में यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर सरकमनेविगेशन करके आ रही हैं। और ये अभी रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ जो है उसको यहाँ पे क्रॉस किया है। वेरी सुन जब ये कंप्लीट करेंगे सो वी विल रीड मोर अबाउट देम, ठीक है। तो ये एक वन लाइनर हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, एन एक्स मुस्लिम वुमेन फाइट्स फॉर अ सेक्युलर लॉ ऑन प्रॉपर्टी। तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख लेते हैं हम आपके। तो यहाँ पे एक एक्स मुस्लिम है जो सेक्युलर लॉ ऑन प्रॉपर्टी के लिए फाइट कर रही है। एंड व्हाई शी इज फाइटिंग, बिकॉज ये एक्स मुस्लिम है एंड मुस्लिम लॉ के अंदर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप अपने रिलीजन को यहाँ पे छोड़ देते हो, आप मुस्लिम, अगर आप पहले मुस्लिम थे और आप मुस्लिम इस्लाम को छोड़ देते हो तो आपको प्रॉपर्टी के अंदर में कोई भी यहाँ पे हिस्सा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे शी इज फाइटिंग अ कोर्ट केस वेयर शी इज स्टेटिंग कि ऑल दो यहाँ पे मैंने अपने रिलीजन को छोड़ दिया, आई एम एन एथिस्ट एंड आई वांट कि मेरा जो पर्टिकुलर सक्सेशन है वो रेदर देन शरीयत लॉ, जो इस्लामिक लॉ है उससे नहीं फॉलो होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन अ सेक्युलर लॉ लाइक इंडियन सक्सेशन एक्ट। और यहाँ पे जो लॉ है, जो पर्टिकुलर शरीयत लॉ है, वो एक्चुअल में इन पे अप्लाई हो रहा है, अभी भी अप्लाई हो रहा है। इसलिए शी इज डिमांडिंग कि यहाँ पे शरीयत लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए, मेरा जो फैमिली का सक्सेशन है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर में करी, सेक्युलर लॉ में करी। बिकॉज अदरवाइज इनकी जो प्रॉपर्टी, इनकी एक डॉटर है जिनको इन्होंने अकेले पाल पोस के बड़ा करा है, उनको ये पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे पाएंगे, इन्हें मेल हेयर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। एंड दिस इज बिकॉज शरीयत लॉ के अंदर में आप पूरी प्रॉपर्टी एक पर्सन को या अपनी डॉटर्स को नहीं दे सकते हो। वाई? तो बिकॉज हम मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं तो आई थॉट कि एक बेसिक बैकग्राउंड ले लेते प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन का इंडिया के अंदर में। तो मेजर लॉ कौन से इंडिया के अंदर में इनहेरिटेंस के? तो हिंदूज के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए अलग से लॉ नहीं है, मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है जो उनके कुरान के अंदर में लॉ है उसको अप्लाई किया जाता है, और इंडियन सक्सेशन एक्ट है जिसके अंदर में जो आपके विल्स होते हैं वो सब भी हैं, एंड प्लस आपके जो पारसीज और क्रिश्चियंस हैं वो भी इस इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर में ही आपके प्रॉपर्टी का शेयर करा जाता है। तो इंडिया के अंदर में अगर हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स की बात करी जाए, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करी जाए, तो पहले यहाँ पे वुमेन्स को या डॉटर्स को इक्वल हिस्सा नहीं मिलता था, बट 2005 ऑनवर्ड्स डॉटर्स जो हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर में। और रिमेंबर जब हिंदूज बोला जाता है तो बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स भी हिंदू की डेफिनेशन में आते हैं। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि जो आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें हिंदू का मतलब बुद्धिस्ट भी है, जैन्स भी और सिख भी है, ठीक है। जो डॉटर्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर में, सेम एज अमेंडेड सिंस 2005। अब क्रिश्चियंस एंड पारसीज का बिल्कुल क्लियर है, इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है तो इसके अंदर में जो क्रिश्चियन वुमेन होती है उसको अपना इक्वल शेयर मिलता है अपनी फादर की प्रॉपर्टी में, विच मींस सन्स और डॉटर्स को इक्वल शेयर मिलता है। सेम इज द केस विद पारसी वुमेन ऑल्सो, बट मुस्लिम वुमेन्स के अंदर में इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड लिटिल डिस्क्रिमिनेटरी फॉर द वुमेन। तो यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का है जो बेसिकली यही कहता है कि मुस्लिम सक्सेशन के केस के अंदर में, इनहेरिटेंस के केस के अंदर में यहाँ पे पर्सनल लॉ को, शरीयत लॉ को अप्लाई किया जाएगा,
ठीक है। एंड एज पर द शरीयत लॉ यहाँ पे जो डॉटर्स होती हैं उनको सन का इक्विवेलेंट नहीं मिलता है, उनको सन का जो पार्ट है उसका हाफ मिलता है। तो अगर लेट्स से 100 रुपीज हैं तो सन को तो यहाँ पे लेट्स से अगर 50 रुपीज मिल रहे हैं तो डॉटर्स को यहाँ पे सिर्फ 25 रुपीज मिले, ठीक है। तो यहाँ पे उसका हाफ मिलता है। अगर कोई विडो है तो उसको अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी का 1/4 शेयर मिलता है अगर कोई भी बच्चा नहीं हो, और 1/8 मिलता है इफ देयर आर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे विडो जो है उसका भी शेयर फिक्स्ड है, 1/4 शेयर ही उसको मिलता है अगर कोई भी बच्चे नहीं हो, विच मीन्स कि अगर बाकी के मेल यहाँ पे हैं तो उनको यहाँ पे मिलेगा। फादर जो है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी विल के थ्रू, वसीयत के थ्रू नहीं दे सकता है। यहाँ पे जो 2/3 प्रॉपर्टी है उसको शरीयत लॉ के थ्रू ही फॉलो करना पड़ेगा। एंड व्हेन प्रॉपर्टी गोज टू चिल्ड्रन एंड हस्बैंड बट मेल रिलेटिव्स इनहेरिट मोर, तो यहाँ पे जो मेल रिलेटिव्स होते हैं उनको यहाँ पे ज्यादा शेयर मिलता है, और जो फीमेल होती है, डॉटर्स होती है, उनको कम शेयर मिलता है अपनी विमेन की प्रॉपर्टी से। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमारा केस का पार्ट है, इफ अ मुस्लिम रिनाउंसेस इस्लाम दे मे लूज इनहेरिटेंस राइट अंडर शरिया। तो अगर यहाँ पे मुस्लिम्स अपना इस्लाम को रिनाउंस कर देते हैं तो यहाँ पे उनको कोई भी इनहेरिटेंस राइट भी नहीं मिलता है। तो इसी कंटेक्स्ट के अंदर में ये पर्टिकुलर न्यूज आपकी आई है, ठीक है। लेट्स सी कोर्ट का जजमेंट आएगा, फिर से इसको डिस्कस करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हमारी। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। 1.45 लाख पेंडिंग कंटेम्प्ट केसेस, लॉ आस्क मिनिस्ट्रीज टू स्टेप अप कंप्लायंस विद जुडिशियल ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक न्यूज रिपोर्टिंग आई है कि आपके कोर्ट के अंदर में ऐसे 1.45 लाख, करीब 1.5 लाख पेंडिंग कंटेम्प्ट के केसेस पेंडिंग है, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री ने आस्क करा है, प्रॉपर गलत लिखा हुआ है, लॉ मिनिस्ट्री ने आस्क करा है मिनिस्ट्री को कि वो जुडिशियल ऑर्डर से उनको कंप्लाई करे। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि कंटेम्प्ट क्या होता है। तो कंटेम्प्ट का अगर हिंदी में मतलब होता है अवमानना करना, मतलब कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर केस की, किसी पर्टिकुलर कोर्ट की, तो उस पर्टिकुलर केस में जो कोर्ट होता है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे बिकॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो रही है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी समझ लेंगे, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर इशू है इसको भी यहाँ पे डील करते हैं। तो कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट इज बेसिकली कि जब आप किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करते हो बाय नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, या फिर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हो जिस वजह से कोर्ट का जो रिस्पेक्ट है कॉमन पब्लिक की आई में वो कम होता है। तो यही इसमें डेफिनेशन भी होगी आपको। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर्स टू एनी एक्ट दैट डिफाइज और डिसरिस्पेक्ट्स द ऑथोरिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ अ कोर्ट। इट इंश्योर्स दैट द जुडिशरी फंक्शंस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन एंड कमांड ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे या तो आप उसको फॉलो ना करो, या फिर आप कोई ऐसे स्टेटमेंट दो, या आप कुछ ऐसा ऐड करो जिस वजह से कॉमन पब्लिक का जो ट्रस्ट है, कॉमन पब्लिक की जो रिस्पेक्ट है, वो कॉमन पब्लिक का जो रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स द कोर्ट सिस्टम, उसके अंदर में अगर कुछ कमी होती है तो यहाँ पे कोर्ट आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कर सकता है। तो बिकॉज दो टाइप का कंटेम्प्ट होता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दो टाइप से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो है सिविल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट इज बेसिकली जब किसी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं फॉलो किया जाता है तो उसमें सिविल कंटेम्प्ट का केस फॉलो किया जाता है, विच बेसिकली मींस कि यहाँ पे आपको कोई इंप्रिजनमेंट नहीं होगा, कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं होगा, बट आपके यहाँ पे पेनल्टी लगाई जा सकती है इस पर्टिकुलर केस में। सो इट इज बेसिकली विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और प्रोसेस ऑफ कोर्ट। यानी आप जानबूझ के अगर ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो तो सिविल कंटेम्प्ट का केस बनता है, और इस बेसिस पे आपके अगेंस्ट में केस फाइल किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो जो कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करता है, कोर्ट को स्कैंडलाइज करता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग से इंटरफेयर करता है, प्रेजुडिस करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो यहाँ पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस फाइल होना स्टार्ट हो जाए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस बनता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्ट का केस, यहाँ पे जो 1.45 पेंडिंग कंटेम्प्ट केसेस हैं वो सिविल कंटेम्प्ट के हैं, विच इज बेसिकली यहाँ पे जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा है और उसको विलफुली गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स जो है, मिनिस्ट्री जो है, वो उसको फुलफिल या उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट इज द डेटा ऑन पेंडिंग कंटेम्प्ट केसेस? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ऐसे 942 कंटेम्प्ट केसेस अभी तक पेंडिंग है, बेसिकली यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया, सिविल केसेस हैं, और हाई कोर्ट्स के अंदर में 1.44 लाख कंटेम्प्ट केसेस पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाई देयर इज नो कंटेम्प्ट केस पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं पेंडिंग है? तो उसका रीजन ये है कि जो कंटेम्प्ट की पावर होती है, ये पर्टिकुलर सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, ये पर्टिकुलर पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में ही होती है। सो इन केस अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी कोई ऑर्डर पास नहीं है, तो किसी भी लोअर कोर्ट का कोई ऑर्डर अगर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है बिल्कुल ही, तो उस पर्टिकुलर केस में इट इज द हाई कोर्ट विच टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द केस। ठीक है, इस वजह से आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहां नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये पावर कंटेम्प्ट की जो है वो सिविल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में ही होती है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया।
Okay, so student, these were the important news headlines from the Hindu Indian Express. I hope this initiative is useful. अगर कोई भी doubts, feedback है तो आप comment box में हमें बता सकते हैं. ठीक है? With this message, thank you and have a very nice day.